Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So yeah, I'm here with the class 9th history series. So we have our first chapter, the French Revolution. The name of the first chapter is French रेवोल्यूशन. सो भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ना है हमको? ये फ्रांस की बात है ना, ये फ्रांस में हुआ था, हम तो इंडिया के हैं, हमको क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है? तो पहले ये रीज़न हमको समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमारी बुक में इसको हमारी बुक में इसको रखा गया. ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है हमको. ओके, सो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर बात करें, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था आज तक की हिस्ट्री में उस टाइम तक की हिस्ट्री का सबसे पहला एक बड़े लेवल पे बोलते हैं ना रेवोल्यूशन मूवमेंट करना, लोगों का गुस्सा फूटना, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. ये कहाँ पे है? फ्रेंच इज़ इन यूरोप. फ्रेंच यूरोप की एक कंट्री है. यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है, एज यू ऑल नो. सो यूरोप की एक कंट्री है हमारी फ्रेंच. आज के टाइम पे कंट्री है, उस टाइम पे भी थी. वहाँ पे उस टाइम मोनार्किकल सिस्टम था, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे. सो वहाँ पे फ्रेंच में जो था, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ था. वेल ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट रेवोल्यूशन ऐसा हुआ था जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ था. सो इसीलिए इस रेवोल्यूशन को हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इससे पहले इस तरह से इतने हाई लेवल पे कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ था. राइट. सो देखिए अब रेवोल्यूशन क्यों होता है. किसी भी जगह पे देखिए, आज करंट सिनेरियो लेके चलिए, किसी भी जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इंडिया में देखिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी. क्यों होता है? वो चीज़ें कब होती हैं? वो चीज़ें तब होती हैं जब भाई हम गुस्सा होते हैं, लोगों का गुस्सा फूटता है. तो यहाँ पे लोगों का गुस्सा क्यों फूटा? भाई फ्रांस के लोग, इन लोग अच्छा खासा चल रहा होगा भाई, तो गुस्सा क्यों फूटा? उसके पीछे कहानी है. सो कहानी क्या है वो पढ़ते हैं. पहले कहानी सुनते हैं हम लोग कि वो उसके पीछे की कहानी क्या है. ओके, सो अगर फ्रांस की बात करें, सो फ्रांस में अगर फ्रांस सी फ्रॉम हियर इन 1774, ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है. मेजर चीज़ें जो है मैंने बोला है, अंडरलाइन करते चलिए. सो इन 1774 लुइस 16, नाम क्या है? नाम याद रखिए, लुइस 16, द लुइस 16. ओके, लुइस 16 जो होते हैं हम, ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं. बॉर्बन एक एम्पायर होता है, किंगडम होता है, उसी से बिलोंग करते हैं, बॉर्बन फैमिली से. और ये क्या बनते हैं? इनको क्या बनाया जाता है? ही असेंडेड द किंगडम. उन्होंने जो थ्रोन थी फ्रांस की, किंगडम थी, उसको क्या किया? असेंड किया. मीन्स वो अगले राजा बनते हैं भाई. और वो उनकी एज देखिए, ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड. वो उस टाइम बस 20 साल के थे, एक बच्चे थे वो 20 साल के. एंड मैरिड टू दी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट. सो देखिए यहाँ पे एक तो शादी हो गई भाई, और एक तो थ्रोन पे बैठा दिया. सो दोनों चीज़ें हो गई उनके साथ में. तो भाई अच्छा तो है ही सब, शादी हो गई है, अब थ्रोन भी मिल गया है, खर्चा पानी चलता रहेगा, फैमिली चलती रहेगी, सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है? बट यहाँ पे क्या हुआ? कुछ कंडीशन थी. यहाँ पे जब वो राजा बनते हैं उस टाइम पे सब कुछ अच्छा नहीं था फ्रांस में. क्या कंडीशन चल रही थी? फ्रांस जो था वो कर्जे में डूबा हुआ था. फ्रांस जो था बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था. रीज़न क्या था उसका? सो देखिए, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. सो जो फ्रांस था उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसकी वजह से उसके जो रिसोर्सेज थे फ्रांस के, वो धीरे धीरे ड्रेन आउट हो गए थे. कौन सी लड़ाई भाई? फ्रांस ने कौन सी लड़ाई लड़ी? सो देखिए, फ्रांस जो था, फ्रांस ने एक्चुअली सपोर्ट किया था अमेरिका को. किसको? अमेरिका एंड फ्रांस दोनों क्या थे? बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों में. अमेरिका एंड फ्रांस दोनों दोस्त थे. एंड अमेरिका ने अपने से, इंडिया की कॉलोनी थी, सो ऐसे अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, अमेरिका की 13 कॉलोनी थी. सो 13 कॉलोनी जो थी अमेरिका की, दोनों को इन 13 कॉलोनी को फ्री कराने के लिए अमेरिका ने ब्रिटिशर आपको पता है, यू ऑल नो, ब्रिटेन और फ्रांस की कभी नहीं बनती. ब्रिटेन एंड फ्रांस ये दोनों क्या थे भाई? एक दूसरे के होस्टाइल थे. ये अपना. सो यहाँ पे हॉस्टिलिटी थी. सो इसीलिए फ्रांस ने क्या किया? यहाँ पे जाके किससे हाथ मिला लिया? अमेरिका से मिला लिया. और अमेरिका को फ्री कराने के लिए, किससे? ब्रिटेन से फ्री कराने के लिए जो फ्रांस था अमेरिका की क्या करी? हेल्प करी. ठीक है. अब वो हेल्प के चक्कर में, वो हेल्प तो करना था भाई, तो हेल्प किस तरह से करेगा? अब यहाँ पे हेल्प उसी तरह से तो करेगा कि अमेरिका जो है एंड ब्रिटेन जो है, दोनों में क्या चल रही है? फाइट चल रही है, बैटल चल रहा है. उसमें फ्रांस कहीं से आ गया, फ्रांस ने आके अमेरिका को हेल्प किया. तो किस वे में हेल्प करेगा? यहाँ पे उनको पैसे देगा. ये पैसे ताकि ये आर्मी में अपनी इन्वेस्ट कर सके. और यहाँ पे वो आर्मी क्या करेगी? फिर ब्रिटेन की आर्मी से लड़ेगी. और फिर इनको क्या मिलती है? आज़ादी मिलती है यहाँ पे. सो आज़ादी तो मिल गई भाई. अब फ्रांस ने सोचा था कि चलिए हमारा दोस्त आज़ाद हो जाएगा तो हमारे पैसे वापस कर देगा. बट नो, ऐसा नहीं हुआ भाई. दोस्त तो गद्दार निकल गया. अब यहाँ पे जो अमेरिका है उसने फ्रांस के पैसे वापस नहीं किए. तो भाई अब
फ्रांस तो कर्जे में डूबा ही हुआ है। सो सी द वॉर एडेड मोर देन $1 billion leviers to a debt that had already risen to more than 2 billion। सो देखिए जो मोर देन 2 बिलियन, ओके। सो यहाँ पे इस वॉर की वजह से जो फ्रांस होता है वो 1 बिलियन लीवियर वहाँ की करेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपी है, डॉलर यूएसए की करेंसी है, तो सेम फ्रांस की करेंसी क्या थी बेटा, लीवियर थी। मैं इसको क्वेश्चन कभी भी पूछ सकती हूँ, सो यहाँ पे अंडरलाइन करते चलिएगा। सो जो लीवियर्स थी ये कहाँ की करेंसी थी, ये फ्रांस की करेंसी थी। अब ये जो करेंसी है यहाँ पे 1 बिलियन है, सो 1 बिलियन तो इनके ऊपर डेप्ट आ गया, लेकिन धीरे धीरे ये कितना हो गया, 2 बिलियन लीवियर हो गया, ओके। एंड प्लस 2 बिलियन लीवियर तो हो गए। अब जैसे जैसे जो लेंडर्स थे, लेंडर्स क्योंकि उन्होंने लेंडर्स ने स्टेट को क्रेडिट दिया था, स्टेट को पैसे दिए थे भाई, अब जब स्टेट पैसे नहीं लौटा पा रहा है तो उन्होंने बिगिन टू चार्ज 10%, उन्होंने अब यहाँ पे उस लोन पे 10% का इंटरेस्ट रेट भी लेना शुरू कर दिया, ओके। अब यहाँ पे भाई फ्रांस की हालत तो बिगड़ रही है। अब फ्रांस क्या करे, सो उन्होंने क्या किया, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओबिलाइज्ड टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है फ्रांस की, वो अब क्या कर रही है, बेसिकली वो यहाँ पे अपने जो उनकी बजट है, बजट का मैक्सिमम पार्ट वो पे कर रही है इंटरेस्ट में, ओके। सो यहाँ पे इंटरेस्ट में पेमेंट कर रही है। उसके अलावा उसकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, रेगुलर एक्सपेंसेस में क्या आएंगे, रेगुलर एक्सपेंसेस में उसकी आर्मी आएगी कि भाई इतनी बड़ी आर्मी है, आर्मी को सेट करके रखना, कोर्ट है भाई, इतना राजशाही दरबार बना के रखा है, उसको भी तो खर्चा संभालना है। रनिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन कर रही है, ऑफिसर्स हैं उनको, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, सबको पेमेंट देना है, वो सब तो है ही। तो क्या करती थी यहाँ की जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, गवर्नमेंट मीन्स फ्रांस की जो मोनार्की थी, मोनार्की ने क्या किया, उसने भाई बढ़ा दिए टैक्स। क्या बढ़ा दिए, टैक्स, क्योंकि उनका जो अभी भी उनका ट्रेजरी थी वो उतनी इनफ नहीं थी कि वो उस पैसे को जो उनके ऊपर लोन है उसको पूरी तरह से पेमेंट कर पाए। अब देखिए यहाँ चलिए ठीक है, टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, अब टैक्स के हिसाब से उनका काम चल रहा है। बट यहाँ पे भी आती है एक मेजर प्रॉब्लम। क्या थी वो प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हमको पढ़नी पड़ेगी सोसाइटी। कहाँ की सोसाइटी भाई, इंडियन सोसाइटी, नो, हमको पढ़नी है फ्रेंच सोसाइटी की जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो कैसी थी, उसको पढ़ना है, ओके। सो अगर फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आया है ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम का मतलब, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है किस ईयर में होता है, 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका रेवोल्यूशन, अभी तो हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं, बैकग्राउंड चल रहा है हमारा, ब्लैक एंड व्हाइट एरा में चल रहे हैं कि 1789 से पहले फ्रांस में क्या क्या होता था वो देख रहे हैं। फिर 1789 के बाद की कहानी हम लोग आगे देखेंगे। 1789 में रेवोल्यूशन होता है, तो उसके पहले देख रहे हैं रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था, वो देख रहे हैं अभी हम फिलहाल। तो 1789 के पहले जो फ्रांस में सिस्टम था, उसको बताने के लिए हम किसका वर्ड यूज़ करते हैं, ओल्ड रेजिम। मीन्स 1789 से पहले जो भी वहाँ पे सोसाइटी थी, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, उनको बताने के लिए हम किसका वर्ड यूज़ करते हैं, ओल्ड रेजिम का। सो ओल्ड रेजिम के टाइम में जो फ्रांस था उसकी सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेट्स थे, उनको क्या बोला जाता था, जो फ्रांस की सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, अंडरलाइन करते चलिए। फ्रांस सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। 18th सेंचुरी की बात हो रही है, 18th सेंचुरी मीन्स 18th सेंचुरी बताइए आप लोग को, अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 18th सेंचुरी मीन्स, सो 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। बट यहाँ पे क्या आ गई, क्योंकि यहाँ पे चलो भाई ठीक है 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, हमारे यहाँ पे सोसाइटी है, आपको पता ही हमारे यहाँ कास्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट के बेसिस हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था पहले। बर्थ के बेसिस पे कैसा था कि राजा का बेटा राजा, ब्राह्मण क्षत्रिय, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे यहाँ से डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो सेम कंडीशन यहाँ पे थी, बर्थ के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया था सोसाइटी को इनटू 3 स्टेट्स। बट ये जो 3 स्टेट्स थे उसमें क्या क्या थे, ओके। सो देखते हैं हम लोग 3 स्टेट्स। फर्स्ट वॉज क्लर्गी, फर्स्ट स्टेज इज क्लर्गी। क्लर्गी में बेसिकली कौन आते थे, क्लर्गी में आते थे जो एक तरह से रिलीजियस पीपल होते थे। रिलीजियस मीन्स जैसे प्रीस्ट वगैरह हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, सो वैसे वहाँ के जो चर्च के हेड होते थे वो जो होते थे वो आते थे क्लर्गी में। मीन्स इनकी जो पोजीशन होती थी सोसाइटी में वो फर्स्ट रैंक पे थी, एक तरह से आप बोल सकते हो फर्स्ट रैंक पे थी। सेकंड वॉज नाउ सी सेकंड, सो सेकंड कौन आते थे, नोबिलिटी। सेकंड में कौन थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी। सो नोबिलिटी कौन होते थे, नोबिलिटी बेसिकली होती थी रूलिंग क्लास,
कौन होते थे? रूलिंग क्लास, मीन्स जो राजा महाराजा होंगे वो, प्लस उनकी जो फैमिली होगी, उनके रिलेटिव होंगे, उससे रिलेटेड जो भी होंगे वो आते थे बेटा नोबिलिटी में। नाउ थर्ड, अब थर्ड में कौन आएगा? समझ ही सकते हैं आप लोग। थर्ड में आ गए भाई हमारे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल आ गए। सो ये जो कॉमन पीपल थे, इनकी पॉपुलेशन क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी। सो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज सी, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज इज क्लर्गी, सेकंड इज नोबिलिटी। फर्स्ट इज क्लर्गी, सेकंड इज नोबिलिटी एंड थर्ड में हमारे कॉमन पीपल। सो कॉमन पीपल में भी क्या था? कुछ जो कुछ थोड़े से रिच थे, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर थे। सो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट आर्टिजन एंड स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर। सो इसमें भी एक तरह से डिवीजन था, ग्रुप्स थे, ठीक है। बट ओवरऑल किस में आते थे? हमारे ये थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। सो अगर बात करें परसेंटेज की, if we talk about the percentage of these states, so peasants जो थे हमारे, peasants made up about 90% of the population। peasants means जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे हमारे, वो टोटल कितना पॉपुलेशन होल्ड करते थे? 90% पॉपुलेशन। मीन्स 10% केवल हमारे आएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में। ओके, सो 90% पॉपुलेशन हमारी हो गई पीजेंट। बट उनके पास जो लैंड की बात करें, लैंड, उनके पास लैंड बहुत ही कम होता था या फिर होता ही नहीं था। दैट मीन्स वहाँ पे जो 60% लैंड था, 60% लैंड, 60% लैंड, 60% लैंड जो था, वो जो बड़े बड़े नोबल्स थे या फिर जो चर्च के हेड होते थे या फिर जो रिच सेक्शन होती थी, रिच सेक्शन के पास 60% ऑफ लैंड वॉज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, ये देखिए यहाँ पे दी हुई है ये लाइन ऑफ द थर्ड स्टेट। सो द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स एंड द क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, क्लर्जी एंड नोबिलिटी जो थे, वो उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे। कैसे प्रिविलेज मिले हुए थे? एक तो हो गया कि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो इनकी 10% है, पॉपुलेशन इनकी 10% है, बट लैंड की जो क्वांटिटी है इनके पास ज़्यादा है। ये ज़्यादा बड़े बड़े लैंड ओनर हैं, बिग लैंड ओनर्स हैं। सो यहाँ पे और चीज़ें देखिए, इसके अलावा इनके प्रिविलेज कौन कौन से मिले हुए थे। सो प्रिविलेज की अगर बात करें, सो दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। मीन्स इनको भाई टैक्स नहीं पे करना होता था। अभी हमने पढ़ा टैक्स पीछे कि जो फ्रांस के ऊपर खर्चा आ गया था, लोन आ गया था, कर्ज आ गया था, उसको पे करने के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी, वो क्या कर रही थी? लोगों से टैक्स ले रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को वसूल रही थी। अब भाई चलिए ठीक है, टैक्स तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया कि जो बड़े बड़े रिच सेक्शन है, पीपल हैं, रूलिंग क्लास है, उनको तो भाई टैक्स से बाहर ही निकाल दिया कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको एग्जम्पशन दे दी है। सो अब बताइए यहाँ पे जो टैक्सेस होंगी किसके ऊपर आके गिरेंगी? टैक्सेस का जो बर्डन होगा आके गिरेगा थर्ड स्टेट के पीपल पे। थर्ड स्टेट पुअर सेक्शन जो है हमारा, उनके ऊपर आके जो टैक्सेस का बर्डन है आके गिरेगा। ओके, उसके अलावा जो नोबल्स थे फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो नोबल्स थे उनको और भी प्रिविलेजेस, क्या प्रिविलेज थे देखते हैं। सो दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। सो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ फ्यूडल सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ मेडिवल टाइम में फ्यूडल सिस्टम प्रेविलेंट था। यहाँ पे बिग बिग लैंड ओनर्स होते थे, हमारे यहाँ पे लैंड ओनर्स होते थे, वो क्या करते थे? उनकी अपनी लैंड होती थी बड़े से लैंड पे, एंड लोगों को सर्व, जो दास होते थे उनको उनसे काम करवाते थे, उसके बाद उनसे टैक्स भी लेते थे। उनसे काम भी करवाया प्लस उनसे टैक्स भी ले रहे हैं, पूरी तरह से इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे भी एक सिस्टम था कि जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट से फ्यूडल ड्यूज लिए जाते थे, ठीक है। कौन लेता था? नोबल्स लेते थे ये, ठीक है। सो जो पीजेंट्स होते थे, देवर ओबिलाइज टू रेंडर सर्विसेज। पीजेंट्स को टैक्स भी देना है प्लस उनको सर्विस भी देनी है। जो लॉर्ड हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनको भाई सर्विस भी देना है। कहाँ सर्विस देना? उनके घर में सर्विस देनी है, या फिर कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी सर्विस देनी है। टू सर्व इन दी आर्मी, आर्मी में भी उनको पार्टिसिपेट करने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा रोड की बिल्डिंग में भी उनको करना। मीन्स बेसिकली यहाँ पे आप थर्ड स्टेट को पूरी तरह से क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स। सो ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए 1 मार्क का आ सकता है कि व्हाट इज टिथ? टिथ्स क्या है? सो टिथ्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द चर्च। चर्च क्या करता है? चर्च एक टैक्स लेता है जिसको क्या बोलते हैं? टिथ्स। ओके, कहाँ से लेता है? पीजेंट से ही लेगा,
सब यहाँ से आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, जो चीज़ें ली जा रही हैं कहाँ से ली जा रही हैं, सब कुछ थर्ड स्टेट जो पीजेंट्स हैं, पुअर लोग हैं, पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हीं से की जा रही है। सो फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, यहाँ पे टैक्सेस को पे करना होता है। सो इसमें कौन कौन सी टैक्सेस आते हैं, एक तो हो गया टिट्स, टिट्स देख लिया, एक आ रही है यहाँ पे टेल। व्हाट इज टेल? सो टेल इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इज अ डायरेक्ट टैक्स जो यहाँ पे फ्रेंड्स में लिया आता था। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो वाले सेक्शन में न्यू वर्ड्स, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। दैट यहाँ पे हमने लीवियर पढ़ा था, लीवियर वॉज ए करेंसी इन फ्रांस। क्लर्गी हमने देख लिया, टिथ हमने देख लिया, टिथ कौन करता है, लिवाइड बाई द चर्च, चर्च इम्पोज करता है। एंड अगेन टैक्स, टेल वॉज ए टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। सो जो स्टेट को डायरेक्टली पीजेंट्स टैक्स पे करते हैं, दैट इज टेल। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टैक्सेस, नंबर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन डन विद द पीजेंट। पीजेंट के साथ में कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है, देखते हैं क्या बाकी है। सो अभी बाकी ये है कि जो पीजेंट्स होते थे, टैक्स तो पे कर दिया, सर्विस प्रोवाइड करा दी, अब घर पे आए दाल रोटी खाएंगे वो अपनी। सो भाई खाना आके खा रहे हैं, अब वो उसको सुकून से खाना भी नहीं खाने दिया जाएगा। अब वो जो खाना खाएंगे उसमें भी उनसे टैक्स लिया जाएगा। लाइक यहाँ पे साल्ट के कंजम्पशन पे भाई उनसे टैक्स लिया जा रहा है। नाउ थिंक, अगर आप पानी पी रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, आपसे गवर्नमेंट आके उसके ऊपर भी टैक्स मांगे, ठीक है, उसके लिए भी आपसे पैसे मांगे, तो क्या हाल होगा आप पे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सैल्ट के ऊपर, टोबैको के ऊपर, इसके कंजम्पशन के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था। बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो वो यूज़ करते थे, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। सो ओवरऑल यू कैन सी हियर दैट द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न और बाय द थर्ड स्टेट अलोन। सो यहाँ पे जो भी फ्रांस है, फ्रांस के जितने भी टैक्सेस हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, उसका जो बर्डन है वो अकेले कौन झेल रहा है, कौन बियर कर रहा है, ओनली भाई थर्ड स्टेट। जो हमारा थर्ड स्टेट है, पुअर सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उस वहाँ के वो बहुत कम लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, तो उनको हम साइड कर दे रहे हैं। नो, दे हैव द 90% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस, बट स्टिल उनके साथ क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ओके, सो इतना हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हों। सो सी, अभी चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पे बढ़ रही हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। फ्रांस में कंडीशन बिगड़ रही है, टैक्सेस जो लिए ले रहे हैं लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। बट अब क्या होता है, फ्रांस की पॉपुलेशन भाई 1715 में 23 मिलियन थी, अचानक से रैपिडली इंक्रीज हुई, 1789 में कितनी हो गई, 28 मिलियन, मीन्स डायरेक्ट 5 मिलियन इंक्रीज हो गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होती है, कहीं भी किसी जगह पे, फैमिली में सोचिए, फैमिली में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, बहुत सारे मेंबर्स हो जाएं, सो यहाँ पे कमाने वाला एक ही हो, तो उस बंदे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। सो यहाँ पे एक तरह से प्रेशर पड़ने लगा। यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड बढ़ने लगी, लोग बढ़ेंगे तो भाई हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी। सो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, यहाँ पे फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लगी। इसलिए बट जो डिमांड तो इसकी बढ़ रही थी, लोगों की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, बट जो फूड ग्रेन्स थे हमारे, फूड ग्रेन्स, उनकी जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था भाई, वो तो स्टेबल है, प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं हुई है। सो प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुई है, मतलब फूड ग्रेन उतने के उतने ही हैं, लोग बढ़ के उसके ऊपर डिपेंड होने वाले डाइट जो है अब यहाँ पे बढ़ गई है। सो वहाँ की अगर स्टेपल डाइट की बात करें, स्टेपल डाइट जैसे हमारे यहाँ स्टेपल डाइट है, हम लोग दाल चावल गेहूँ आटा वगैरह ये सब खाते हैं। सो वहाँ की जो स्टेपल डाइट है दैट इज़ द ब्रेड, जो ब्रेड हम लोग कभी कभी खाते हैं। सो वहाँ की स्टेपल डाइट वो ब्रेड। सो वहाँ की जो ब्रेड का प्राइस था वो सडनली क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, सो अब ये जब ब्रेड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे लोग रोज़ खा रहे हैं, उसका उसी के पैसे नहीं हैं उनके पास कि उसके लिए अपने खाने के लिए वो पैसे ले पाएँ। सो यहाँ पे क्या एक तरह से गरीबी आने लगेगी, भुखमरी आने लगेगी, ठीक है। सो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, जो वर्कर थे, जो एक तरह से वर्क शॉप वगैरह पे उनको लेबर की तरह काम करते थे, तो उनके वेजेस क्या थे, फिक्स थे, क्योंकि यहाँ पे वेजेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। बट उनके खाने के पैसे बढ़ रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो उतनी की उतनी है, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, जो पुअर सेक्शन थे, पुअर और पुअर हो रहे हैं, एंड जो रिच सेक्शन है वो और रिच हो रहे हैं। पुअर हो जा रहे हैं, रिच अब यहाँ से और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। प्लस अब एक चीज़ और आ गई, नहले पे दहला बोलते हैं ना। सो इसमें एक चीज़ ये हो गई कि वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आ गई। ड्रॉट मीन्स समझ रहे हैं ना, कि वहाँ पे भाई पानी नहीं आया तो फसल खराब हो गई। हेल मीन्स बर्फ़, ओले पड़ गए, बर्फ़ पड़ गए। तो जो एग्रीकल्चर था भाई, जो प्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत हो भी रहा था, वो भी अब आ गया खतरे में।
वो भी अब आ गया खतरे में। हार्वेस्ट जो हुआ उस साल का वो हार्वेस्ट अब पूरी तरह से फसल खराब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है। क्या आ जाती है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब अब जो हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो हम करते हैं, अपने सब्सिस्टेंस के लिए जो करते हैं, वो पूरी तरह से ख़राब हो गया, पूरी तरह से वो अब गिर रही है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्राइसिस, कि पूरी तरह से कोई चीज़ बर्बाद हो जाना, ठीक है। सो ये जो चीज़ थी ये फ्रांस में ओल्ड रिजिम के टाइम पे, ओल्ड रिजिम एज आई टोल्ड यू, रेवोल्यूशन के पहले का जो पीरियड था उसको हम लोग ओल्ड रिजिम बोलते हैं। सो ओल्ड रिजिम के टाइम पे ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस अक्सर होती थी, फ्रीक्वेंटली, दैट इज अकर्ड फ्रीक्वेंटली, बार बार वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन आ जाती है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस समझिएगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस अगर बोला जाए तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स कि सपोज किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी, बट वहाँ की जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन क्या हुई, यहाँ पे प्रोडक्शन उतनी की उतनी है या फिर प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक। अब प्रोडक्शन कम हुआ तो यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे हैं कि स्टारवेशन की कंडीशन आ गई है, लोग भूख से मर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ गई भाई, कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कैलामिटी आ गई। कैलामिटी मीन्स क्या हो गया, ड्रॉट आ गई या फिर सूखा पड़ गया, बाढ़ पड़ गया, हेल स्टॉर्म्स पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कैलामिटी की कंडीशन आ गई, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। सो पुअर होके अब उनके अंदर अब खाने के लिए क्या है, खाने के लिए पैसे नहीं है। सो इस पूरी साइकिल को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी यहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। सो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिल करना है सभी को। अगर इफ़ यू डोंट हैव द बुक तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको बना के, इतना तो बना ही सकते हैं, कॉपी में बना के इसको कोशिश करिए फिल करने की। ओके, फिल करिए, कोशिश करिए। ओके, सो नेक्स्ट इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। सो यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, एंड कमेंट विथ योर नेम, अपने नाम के साथ कमेंट करिए एज आई टोल्ड यू। ओके, एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू।